नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी। मैं आपका अपना नीलेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरा सारा बच्चा मस्त होगा, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और भैया फेस्टिव सीजन है, फेस्टिवल भी मना ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में मैं इस कॉन्सेप्ट वीडियो की सीरीज में मैं आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट वीडियो लेके चला आया हूं, जिसका नाम है वर्क। थंबनेल पे सबने देखा ही होगा कि वर्क के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को मैं कैटेगराइज करूंगा ना, मतलब वर्क भी बनाऊंगा। वर्क के बाद आएगा हमारा एनर्जी। एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम को एक लेक्चर में कवर करूंगा। और उसके बाद आएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो आज के इस वर्क के कॉन्सेप्ट में मैं जितनी डिटेल्ड बातें वर्क की है, मैं सारी बातें आपसे वर्क की करूंगा, ठीक है। एक वर्क को लिख दो। इस टॉपिक पे तो कई चैप्टर से रिलेट कर करके सवाल बन सकते हैं, लेकिन हम जितनी बातें वर्क की आज कर सकते हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो सवाल बनते हैं, वो सारे सवाल और केसेस को देखेंगे, ताकि हम वर्क के एक बेहतर कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ठीक है। तो बहुत बेसिक लेवल से मैं वर्क की शुरुआत करता हूं। तो वर्क होता क्या है, समझो। पहली बात, वर्क का मतलब क्या है? देखो, आसान भाषा में मैं अगर आपसे बोलूं तो यार देखो, वर्क का मतलब पता है क्या होता है? काम। वर्क का मतलब है काम, ठीक है। काम मतलब जो कुछ भी हम काम करते हैं उसको हम वर्क कहते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस एक बात आती है, व्हाट इज वर्क। एक होता है वर्क एंड दूसरा होता है वर्क डन। वर्क डन, दोनों में डिफरेंस है भाई। वर्क अलग होता है, वर्क डन अलग होता है। वर्क की अगर मैं आपसे बात करूं तो वर्क का मतलब है कि काम हो रहा है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, उसको हमने इस पे लगाया फोर्स, हमने इधर फोर्स लगाया और ये यहां पहुंच रहा है। यहां से यहां पहुंचने में इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट किया कुछ s, और इन सारे प्रोसेस को होने के लिए कुछ लगा टाइम t। और फोर्स है तो बॉडी के अंदर ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन का होना तो जरूरी ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब पार्टिकल या ऑब्जेक्ट हमारा यहां से यहां जा रहा था, तो उस दौरान हम क्या कर रहे थे? वर्क कर रहे थे। जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा था, तो उस पॉइंट पे इस चीज को हम क्या कह रहे थे? वर्क कह रहे थे। जबकि अगर हम इस पार्टिकल को उठा के यहां से यहां रख दिए, ठीक है ना, इस पार्टिकल को यहां से यहां उठा के अगर हम रख दे रहे हैं, जब हमारा काम पूरा हो जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्क डन कहते हैं। काम का होना वर्क को बताता है, लेकिन काम का हो जाना वर्क डन को बताता है। ये डिफरेंस है, थोड़ा सा समझना। काम का होना वर्क को बताता है, काम का हो जाना वर्क डन को बताता है। तो इस बात को बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक। तो अगर मैं सिंपल वर्क की बात करूं तो वर्क हमारा क्या होता है? बहुत आसान बातें हैं। वर्क इज नथिंग, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। और मैं आपको समझाता हूं इस फॉर्मूले की बात, थोड़ा ध्यान से समझना। चलो इसको मैं आपको समझाता हूं थोड़ा और अच्छे से। डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? आत्मा तो नहीं आ गया, भूत ऊत तो नहीं आ गया भाई? वैसे ही बहुत भूतों के रील्स आजकल चल रहे हैं भाई, मजा आ रहा है। देखो, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और हम उसको इस डायरेक्शन में किसी फोर्स से खींच रहे हैं। बहुत ध्यान सुनना भाई। जैसे तुमने देखा होगा बचपन में ना, कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटा सा खिलौना ले लेते हैं, उसमें धागा ऐसे बांध के हमें पीछे पीछे की तरफ दौड़ते हैं। तो वो फोर्स किस पे लगा रहे हैं? धागे पे लगा रहे हैं। फोर्स किस पे लगा रहे हैं? धागे पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो फोर्स किस पे लगाएंगे? धागे पे लगाएंगे। जैसे ही वो फोर्स धागे पे लगा रहे हैं, इनका जो ऑब्जेक्ट है वो इधर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक। वो क्या हो रहा है? यहां की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये एंगल हमने क्या मान लिया? कुछ थीटा। अगर हम ये एंगल थीटा मान लिए हैं, तो हमारा जिधर एंगल उधर कॉस का कंपोनेंट लगता है कि नहीं लगता? अरे सर बिल्कुल। मतलब इधर वाला जो कंपोनेंट हुआ वो कितना हो गया? एफ कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया? एफ साइन थीटा। जबकि हमारा ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है? इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। फोर्स वेक्टर इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर लग रहा है। तो जिनके डॉट प्रोडक्ट की वजह से जो हमें फॉर्मूला मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। एक मजे की बात ये है, मैं तुमको बताऊं,
कि वर्क क्या है बच्चे, एक वर्क कैसा है, नोट करके लिख लेना, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर वर्क कैसा होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर मैं तुम्हें यहां का केस को समझाऊं, समझना ध्यान से, केस नंबर 1 इसी फॉर्मूले के साथ, इफ अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दूं, तो हम सब जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वर्क में क्या, वर्क क्या आएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो वर्क क्या मिला, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। देखो वेक्टर का सिंबल बनाना यहां जरूरी है, जबकि वर्क पे हम नहीं बना सकते क्योंकि वर्क हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क का फॉर्मूला मिल गया, इसको कहते हैं मैक्सिमम वर्क। इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम वर्क। जब हमारा वर्क मैक्सिमम होता है कब, जब उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। अगला नोट, केस नंबर 2 हाजिर हो, नहीं हाजिर कहां से होंगे, ठीक है। दूसरा केस, अगर मैं आपसे कहूं इफ थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री ले लें, तो हम सब जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इस केस में हमारा वर्क क्या हो जाएगा, वर्क भी 0 हो जाएगा। इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख लेना कि 90 डिग्री पे हमारा वर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अगला केस बताओ सर, अगला केस है हमारा 180 डिग्री का। अगर हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख दें, तो जानते हैं कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे वर्क में क्या चेंजेस आएगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट एस हो जाएगा। समझना भाई, माइनस एफ डॉट एस का मतलब क्या है सर, देखो इसी को हम कहते हैं निगेटिव वर्क, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव वर्क। माइनस एफ डॉट एस आपको क्या दे देगा, निगेटिव वर्क के बारे में देगा। बोलो बात समझ में आई। सर वर्क कैसे निगेटिव हो सकता है, भाई डायरेक्शन अपोजिट होता है ना, उसके डायरेक्शन के अपोजिट होने की वजह से हम उसे क्या मान लेते हैं, निगेटिव मानते हैं। एज सच हमारा काम गलत थोड़ी होता है, लेकिन वैसे भी लोग निगेटिव वर्क तो करते ही है, ठीक है। यहां तक बात सबको समझ में आई, यहां तक कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। कुछ सब छोटी छोटी बातें और बता दीजिए, लो भैया बता देते हैं। इनकी जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है भाई, वो क्या होती है, जूल, ठीक। और इनकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है अर्ग, ERG। अब बात यह है कि 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। ये 1 जूल की बात कर रहा हूं, स्कूल लेवल पे ये बातें आपसे पूछी जाएंगी, ये सारी बातें आपसे कहां पूछी जाएंगी, स्कूल लेवल पे। तो छोटी छोटी बातें हैं, आपने आई होप इसको समझ में आ गई। चलो तो फिर आगे चलें, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, सर नो कंफ्यूजन। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं आराम से। अब आता है हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगला हेडिंग जो हमसे कह रहा है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो ये वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है, देखो सुनना मेरी बात, ये फॉर्मूला हम तब वैलिड होगा, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान सुनना, दिस फॉर्मूला इज वैलिड जब हमारा लगने वाला फोर्स कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब एक 10 न्यूटन का फोर्स ही लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 60 डिग्री पे, तो बताइए वर्क कितना होगा। उस केस में आप ये फॉर्मूला लगा दोगे भाई, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा, लगाया, आपसे काम हो गया। आपको 10 जूल, 15 जूल, 50 जूल, 100 जूल, 80 जूल, 1000 जूल वर्क की वैल्यू मिल गई। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर मुझे ये बताओ कि मुझे 10 मीटर से 25 मीटर तक में कितना वर्क का चेंजेस आया, क्या वर्क आया, तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो भाई। तब वेरिएबल फोर्स में आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, तब आपके लिए जो फॉर्मूले की बात होगी वो कुछ ही अलग सी होगी। सर वो क्या होगी, सुनो बता रहा हूं, सुनो। तब वर्क का जो होगा, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट
dx का फॉर्मूला लगेगा। हम यहाँ पे x वैरी करेगा x इनिशियल से किसी x फाइनल तक। भाई इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है, किसी इनिशियल से फाइनल तक की बात कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। यहाँ पे आप चाहो तो cos थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन cos थीटा एज अ एंगल सबटेंडेड बाहर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर हम cos की 0 डिग्री ले लें, इफ हम क्या करते हैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लेंगे, तो आपके पास जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या ही मिलेगा सर, वो तो यही मिलेगा ना, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स ही मिलेगा किसी एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक के लिए, यही फॉर्मूला मिलेगा। मेनली आपको इसी फॉर्मूले पे काम करना है वर्क जब निकाले। और एक मजे की बात तो मैं ग्राफ से हम समझाते हैं, ध्यान समझना सभी लोग, ग्राफ से जरा एक बात समझना। सपोज करिए ये हमारा फोर्स का एक्सिस है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस है, ठीक। ये पॉइंट अगर हमने, सुनना ध्यान से, अगर मैंने ये लिया है तो ये हमारा, ये पॉइंट किसी एक्स इनिशियल का होगा और ये हमारा पॉइंट क्या होगा, किसी एक्स फाइनल का होगा। तो इस ग्राफ का, ध्यान सुनना, इस ग्राफ का ये जो एरिया होगा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा, ये एरिया आपको बताएगा वर्क। ध्यान समझिए, समझ आई बात। इनका जो एरिया होगा ये आपको क्या बताएगा, वर्क के बारे में बताएगा। अगर आप ग्राफिकल मेथड से निकालना चाहेंगे तो आप इसको ग्राफिकल मेथड से भी निकाल लीजिएगा, लेकिन इसका एरिया याद रखिएगा हमेशा, एरिया हमेशा आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के ग्राफ का एरिया आपको हमेशा क्या देगा, वर्क देगा। इस बात को याद रख लेना। कोई दिक्कत वाली बात, अरे हाँ या ना भाई, नहीं, पक्का, चले आगे, कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। चलो देखो, जिसको मेरा लेक्चर धीरे लग रहा हो आराम से आप 1.5x पे देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा फिलहाल थोड़ा स्लो, आराम आराम से, क्योंकि हो सकता है इस लेक्चर को कोई 11वीं क्लास का बच्चा भी देख रहा हो, जो पहली बार देख रहा हो, जिसे वर्क समझना है। अगला हमारा बच्चा कंडीशन आता है वर्क डन इन अ कंपोनेंट, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात की जा रही है। यहां पे सुनना भाई, सर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया। देखो कंपोनेंट का मतलब तो तुमने समझा था ना, कि किसी भी चीज को अगर हम तोड़ दें तो उसको कंपोनेंट फॉर्म कहते हैं, ऐसा वेक्टर फॉर्म जिसे हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो ये हमारा ग्राफ, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस और ये अपना जेड एक्सिस, ठीक है। तो तुमने इसका कंपोनेंट पढ़ा था ना, हाँ सर बिल्कुल पढ़ा था, आपने वेक्टर में पढ़ाया है। सर ये आई कैप है, ये जे कैप का कंपोनेंट है और ये के कैप का कंपोनेंट है। मतलब एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर था वो आई कैप से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जे कैप से और के कैप से। तो सर इसका फोर्स उससे क्या लेना देना, अरे देखो तो सुनो मेरी बात, काहे घबरा रहे हो तुम लोग। देखो घबराना नहीं है भाई, आराम आराम से पढ़ना है। तो देखो हम सब जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, यही होता है भाई। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, बट वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, अरे एक बात बताओ, मैंने वेक्टर में बताया था कि अगर किसी वेक्टर ए का किसी वेक्टर बी के साथ डॉट कराएंगे तो मिलेगा स्केलर। मतलब एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो मिलने वाली क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर ही तो होती है ना भाई। अरे हाँ या ना भाई, इसको तो तुमने क्या कर दिया, वर्क भी, अरे फोर्स तुम्हारा क्या है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या है, वेक्टर, तो वर्क क्या होगा, स्केलर। डॉट प्रोडक्ट करा रहे हो आप, प्रोडक्ट करा रहे हो आप, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। जो बच्चा ये बात सोच रहा है कि सर सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, नहीं भाई, यहां मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहां प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, समझ आई। तो हम इसको देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो तो अगर हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में अगर देखें, सोचिएगा कि फोर्स का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ एक्स आई कैप प्लस लगने वाला फोर्स वाई जे कैप प्लस लगने वाला फोर्स जेड के कैप।
और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी क्या हो जाएगा, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप, यही आया ना। तो अगर मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पता है तो हम वर्क नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, डॉट करा दें, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट, ठीक है, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। ठीक है, तो अगर मैं इनका डॉट करा दूं तो फाइनली मिलने वाली क्वांटिटी क्या है, आई से आई का डॉट कराएंगे, जे के जे का डॉट कराएंगे, आई का आई से, जे का जे से और के का के से। तो समझना भाई क्या ही मिलेगा तुम्हें, देखो तो आई से आई वन, जे से जे वन, के से के वन, तो क्या मिल जाएगा, एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड और एस जेड, यही ना मिलेगा, और यही तो वर्क है। और जो कुछ भी आपको मिला है ये सारा का सारा स्केलर फॉर्म में मिला, मतलब 2 न्यूटन 10 मीटर, 1 न्यूटन 4 मीटर, 2 न्यूटन 10 मीटर, मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें कैसी मिलेगी, वो वैल्यू एक स्केलर होगी। मैं बार बार एक ही चीज को बता रहा हूं कि जो वैल्यू आएगी वो एक स्केलर्ड वैल्यू आएगी, वो वेक्टर वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसका डॉट प्रोडक्ट करा दिया, बस हमने इसका डॉट कराते ही हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी, स्केलर वैल्यू मिलेगी वर्क में। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना भाई, कमेंट वमेंट करते रहना बहुत आराम से, ताकि हमको भी समझ में आए कि हाँ तुम पढ़ लिख रहे हो। बढ़िया बढ़िया कमेंट करना भाई, समझ में आ रही है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बहुत ही शानदार टॉपिक है भाई। कुछ लोग इसको फ्रिक्शन में पढ़ा देते हैं, मैं इसको वर्क डन को फ्रिक्शन में रखा हूं। मतलब इसमें सर क्या वर्क की कहानी इतनी थी क्या? सही मायने में बाबा देखो वर्क इतना ही है, क्वेश्चन वोश्चन करेंगे तो आगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। वर्क इतना ही है, टेंशन मत लो। फ्रिक्शन की बात करते हैं। अब सोचो जहां जिन बच्चों को फ्रिक्शन के बारे में नहीं पता है, तो आइए मैं उनको पहले थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में बता देता हूं, ठीक है। जिस भी बच्चा पार्टी को मेरे, देखो क्लास 11th वाले ना अभी बहुत चिल है, जस्ट चिल। मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि 11th वालों की स्थिति इस समय थोड़ी सी गंभीर तो है, लेकिन वो है बहुत चिल, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको फ्रिक्शन बता दूं, उसके बाद चलता हूं आगे। तो हेडिंग डालते हैं फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन क्या, देखो यार मैं उतनी ही बातें बताऊंगा जितनी जरूरत है मुझे यहाँ पे, मैं पूरा तुमको फ्रिक्शन का चैप्टर यहाँ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। फ्रिक्शन का मैं देखो 1 शॉट वीडियो लेकर आऊंगा, डोंट चिंता यार, आइडिया अच्छा है फ्रिक्शन। इसके बाद अगला लेक्चर जो आएगा भाई फ्रिक्शन पे आएगा, एकदम बेहतरीन फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा। 1 शॉट 1-1.25 घंटे की वीडियो होगी, 1-1.25 घंटे के अंदर पूरी फ्रिक्शन की कहानी खत्म विद क्वेश्चन, ठीक है। तो जिनको भी नहीं समझ में आया होगा वो बच्चा मुझसे बड़े आराम से फ्रिक्शन पढ़ सकता है। लाऊंगा। देखो फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, पहली बात को समझें। फ्रिक्शन इकलौता ऐसा फोर्स है, सुनिएगा मेरी बात, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो आपके मोशन का अपोज करता है। फिर से मेरी बात को सुनो, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हमारे बॉडी के मोशन का अपोज करता है। तो सर बॉडी के मोशन का अपोज कैसे करता है भाई, वो बॉडी के मोशन के डायरेक्शन का अपोज करता है। मतलब कि अगर मैं आगे चल रहा हूं तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, पीछे। अरे हाँ या ना भाई, लेकिन ये गलत है, सुनो। फ्रिक्शन में क्या होता है, ये वो तो एक कंडीशनल बात है। सपोज करो अगर ये ऑब्जेक्ट है, गोला है हमारा, अब ये गोला कुछ ऐसे गोल गोल घूमते हुए इस डायरेक्शन में जा रहा है, लगने वाला फोर्स इधर लग रहा है भाई, वो इधर की तरफ जा रहा है। तो इसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जमीन पे, जो ये कांटेक्ट होगा, जिसको कि एफ सफिक्स आर कहते हैं फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन पता है पीछे की तरफ लगेगा, जिस वजह से ये बॉल चलते चलते क्या होगा, रुकने लग जाएगा। तो फ्रिक्शन इज नथिंग, फ्रिक्शन इज जस्ट द अपोजिट फोर्स ऑफ मोशन, ठीक।
किसी भी बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को अपोज करने के लिए जिस फोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं या संसार में वो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो अब सुनो मेरी बात। अब फ्रिक्शन में बात ये आई है कि फ्रिक्शन में अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या कहेंगे? mg, ठीक है, और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन n या r हम कहेंगे। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन हमसे ये कहता है कि लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। तो जैसे ही हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहां पे कांस्टेंट लगता है म्यू, ठीक है, आर। तो ये जो फोर्स फ्रिक्शन में डेवलप होता है उसे अपन क्या कहते हैं? F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको म्यू को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और आर हमारा क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, जो कि mg के बराबर होता है, ठीक है। तो कहीं पे आप कंडीशन में ये भी लिख सकते हो F इज इक्वल टू म्यू mg, ये भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं है क्योंकि इस चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखो, आप जब किताबों में देखोगे ना तो यहाँ पे k लिखा रहेगा, यहाँ पे k लिखा रहेगा, कहीं लिखा रहेगा एफ एस बराबर म्यू एस आर, फिर लिखा रहेगा एफ एल बराबर म्यू एल आर। तो ये एस रिप्रेजेंट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन को, एल रिप्रेजेंट करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन को, और के बताता है काइनेटिक फ्रिक्शन में। ये तीन टाइप ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे किसमें? फ्रिक्शन में। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपको मिल जाती है। अगर मैं आपसे कहूं थोड़ा सा ध्यान दे देना यार, बता दे रहा हूं, माहौल बन गया है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां से म्यू निकल जाएगा, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है, इसको आप लोग याद रखिएगा। म्यू मतलब हमारे 10वीं क्लास के बच्चे जो 11वीं में आके यहाँ देख रहे हैं वो इस म्यू को क्या समझेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन यहाँ म्यू किसकी तरह डील कर रहा है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की तरह डील कर रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गई नहीं आ रही बात? पक्का? देखो एक एक बात बड़े आराम से डिटेल में बताता जा रहा हूं, ठीक। तो अब सुनते हैं भैया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? सर एक बात बताइए। हाँ सर बताइए। सर लगने वाला फोर्स हुआ तो यही होगा, F बराबर म्यू आर। बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट एस करा देंगे तो सब फ्रिक्शन में नहीं आ जाएगा। अरे बहुत शानदार, समझ गया। देख, अगर मैं ये बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट है, अरे यार डायग्राम मुझसे नहीं सही से बन रहे, मूड उठ नहीं हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक, इसको मैंने यहां से यहां तक ढकेला, ये भी मास m। तो भाई साहब ने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज s, ठीक है। तो इन पे जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? mg लगेगा। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा? r लगेगा। और पीछे की तरफ क्या लगेगा? लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा? इतना ही लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स में F कितना लग रहा है? म्यू आर। तो F इज इक्वल टू म्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं? mg। तो वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू F डॉट एस कॉस थीटा, सही है ना। तो वर्क इज इक्वल टू लगने वाला फोर्स कितना है? म्यू एम जी इंटू एस कॉस थीटा। अरे सर ये तो पता ही चल गया। तो कितना वर्क डन आया? म्यू डॉट एम जी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू बदलते चले जाइए, आप वही तीनों केस भाई, वही तीनों केस। आप थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे, थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे तो वर्क डन 0 मिल जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तो वर्क डन क्या मिल जाएगा? म्यू एम जी एस मिल जाएगा। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख देंगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो वर्क आपको मिल जाएगा माइनस म्यू एम जी एस। यही केसेस मिलेंगे आपको भाई। इसमें कोई डरने वाली बात या कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ, नहीं है ना? अरे बहुत शानदार केस है भाई। तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी आपको मिल गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है?
वर्क बराबर म्यू, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, mg cos थीटा। कोई समस्या है? नो समस्या। आगे चलते हैं, बहुत शानदार। चलिए तो आप लोग सब लोग इसको फटाफट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? वर्क डन भाई, वर्क डन इन अ मूविंग रेफरेंस फ्रेम बॉडी, ऊपर की तरफ। हमारा किधर की तरफ जा रहा है? अप टू द प्लेन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सपोज दैट कि ये हमारा कोई इंक्लाइन प्लेन है, बहुत ध्यान समझते चलना बच्चों, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देना, ये जरूरत नहीं है। इस इंक्लाइन प्लेन का ये एंगल हमने क्या ले लिया? थीटा ले लिया। और अगर मैं ये बोलूं कि यहां पे हमारा कुछ मास इस तरीके से रखा हुआ है, जिसका सेंटर ये होगा, ध्यान से सुनना एकदम आराम से, ये इसका सेंटर, तो सेंटर से नीचे फोर्स लगेगा कितना? mg। और ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, किसी p डायरेक्शन से ऊपर की तरफ, ध्यान समझना, हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि क्या रहा है? अप टू द प्लेन। ऐसे क्या कर रहे हैं? ऊपर ले जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा भाई? r। और नीचे की तरफ क्या लगेगा? अगर यही एंगल हम थीटा ले लें तो हो गया हमारा mg cos थीटा, और इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। अब सुनने वाली बात यह है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन इधर की तरफ पीछे लगाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा। बोलो हाँ या ना। अब फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। बॉडी किधर जा रही है? ऊपर की तरफ। तो इनके एफबीडी पे काम करें तो आराम आराम से समझते हैं। सर क्या ही कर सकते हैं? सबसे पहले जो लगने वाला पी फोर्स है वो क्या है? एम जी साइन थीटा प्लस एफ काइनेटिक। ठीक, तो हम आपको यहां बता दें कि जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो किसके बराबर है? वो होता है म्यू इंटू आर के बराबर होता है। अब आर किसके बराबर है भाई? mg cos थीटा के बराबर है। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो एफ के बराबर म्यू के mg cos थीटा, यही वैल्यू उठा के वहां रख दे हम सिंपल, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? सर बहुत आराम से मिलेगी। P इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू के mg cos थीटा। बोलो मिल गया? सर मिल गया, बिल्कुल। तो सर ये तो फोर्स की वैल्यू आ गई ना, हमें तो वर्क डन निकालना है। ए मुन्ना, ये बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है। और हम ये मान रहे हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्ट ये इतनी जो दूरी ट्रेवल कर रहा है, कुछ एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका और है, तो वर्क इज इक्वल टू एफ की जगह रख देते हैं एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एम जी कॉस थीटा इंटू एस, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू mg को कॉमन कर लें, साइन थीटा, हाँ सही तो है, प्लस म्यू के कॉस थीटा इंटू एस, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। तो ये हमें क्या मिल गया? वर्क डन मिल गया। फ्रिक्शन की वजह से अगर ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान रखना, ये कई बार नीट वालों को तो पूछ चुका है, नीट में ये कॉन्सेप्ट बहुत बार आया है। मतलब एक बार तो डायरेक्ट डिस्टेंस एज इट इज रख ही दिया था नीट में। ठीक, तो अगला जो कॉन्सेप्ट है भाई वो भी समझ लेते हैं, बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट हमसे कहता है वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी डाउन टू द प्लेन। अरे सर क्या बात कर रहे हो? अरे मेरे भाई, डाउन टू द प्लेन का मतलब क्या है? ले तेरा प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, एंगल थीटा, इसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया? फिर से रख दिया, है ना भाई? भाई ये नीचे लगेगा mg। ठीक, अब ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है। ऑब्जेक्ट किधर की तरफ जाएगा? इधर की तरफ जाएगा, डाउन टू द प्लेन जाएगा, डाउन टू द प्लेन जाएगा। तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आर ही तो बनेगा ना।
क्यों, पीछे क्या लग रहा था, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा कंपोनेंट, दैट इज mg cos थीटा, यही वाला एंगल थीटा ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा। और फ्रिक्शन की वैल्यू किधर लगेगी, अरे अगर नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा ना भाई, तो इस बार क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, पीछे की तरफ लगेगी। बोलो हाँ या ना। एकदम यहां तक बातें समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन, एफबीडी बन गया। तो अगर हम ये कहें कि पी इस डायरेक्शन में फोर्स को इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यही होगा ना। चलो डायग्राम बनाओ सब लोग, देखो अब करते क्या है, सुनो बहुत ध्यान सुनना भाई। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हम इस P की वैल्यू निकालेंगे। P बराबर क्या होगा, P बड़ा ध्यान से देखना कि फ्रिक्शन किसको अपोज कर रहा है, mg sin थीटा को, तो मतलब फ्रिक्शन काइनेटिक माइनस mg sin थीटा। यहां तक बात एकदम क्लियर है। ये क्या लग रहा है भाई, ये फोर्स लग रहा है। तो अगर हमको काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है भैया, म्यू आर के बराबर होता है। तो म्यू काइनेटिक आर, आर किसके बराबर है, आर हमारा mg cos थीटा के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। तो भाई इस फ्रिक्शन की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, P इज इक्वल टू म्यू के माइनस mg sin थीटा। बोलो ये फोर्स फ्रिक्शन की वैल्यू आई, उल्टा लिख दिया क्या, फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकंड जस्ट अ मिनट। फ्रिक्शन की जगह रखना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू के mg cos थीटा, ठीक है, माइनस mg sin थीटा। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये अब हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो फोर्स कितना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना, म्यू के mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। ये आया वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। लो भाई ये आपका क्या आ गया, वर्क आ गया कब का, जब इस ब्लॉक को आप नीचे की तरफ ढकेलोगे। जब आप नीचे की तरफ ढकेलोगे तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। अरे बोलो हाँ या ना। वर्क में भाई बहुत ही केसेस है भाई, तुम वर्क के बहुत सारे केसेस बना सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं तो ये वीडियो चाहे बहुत लंबी चली जाए, लेकिन वर्क के बहुत केसेस बन सकते हैं जिनको हम ऑलरेडी अलग 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 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट सबको समझ में आया, पक्का। हेलो भाई, तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब पहली बात मेरी फिर से एक बार आप समझिए कि स्प्रिंग फोर्स में वर्क डन क्या होता है। स्प्रिंग फोर्स का जो हमारा वर्क डन है, बहुत ही ध्यान समझना भाई, एकदम बड़े ही आराम से इसको समझिएगा। तो इसको समझने की छोटी सी कंडीशन है, समझे, कहां गया, इसकी कंडीशन ये है कि इसको समझने से पहले आप छोटा सा लॉ समझेंगे जिसे अपन कहते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ समझना, हुक्स लॉ क्या कहता है भाई, देखो हुक्स लॉ ये कहता है हमसे, बहुत ध्यान, लगने वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। लगने वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो लगेगा क्या, माइनस के। इस के को कहते हैं बाबा स्प्रिंग कांस्टेंट, सुनना मेरी बात, इस के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमारे पास जो स्प्रिंग के केस में फॉर्मूला आएगा फोर्स का मतलब ये वो फोर्स है, जैसे आप समझो ये सपोज करो हमारा स्प्रिंग है, ठीक, जिसमें मास m हमने लगा दिया। अब इसको हमने इधर से फोर्स से खींचा, तो ये स्प्रिंग इतना लंबा हो जाएगा, मान लो कुछ यहां से यहां तक किया। अगर इस पूरे का डिस्टेंस x है तो ये यहां से यहां तक डेल्टा x और आगे बढ़ा। तो जैसे आप इसको खींचे तो इसके अंदर फोर्स
एक एनर्जी को डेवलप कर देगी जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, मतलब उस सिस्टम के अंदर, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और वही एनर्जी वर्क डन के फॉर्म में इसके अंदर स्टोर भी हो जाएगी। अब जैसे आप छोड़ोगे तो स्प्रिंग वो अंदर जाएगा, फिर वही एनर्जी की वजह से बाहर आएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, बाहर आएगा, जैसे ऐसे 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 करते रुकता है। तो इस केस में जो हम एनर्जी की बात करते हैं वो क्या करते हैं, सुनना, सारा खेल वर्क डन का है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है भाई, सुनिए, एक हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक, जिसमें अपन ने एक स्प्रिंग को रखा जिससे अटैच कराया मास m, और जैसे ही हमने इसमें फोर्स लगाया F, डिस्टेंस x, तो ये फोर्स की वजह से हमारा जो स्प्रिंग है वो प्रॉपर इलोंगेट हो गया, ठीक। तो यहां से यहां तक ये तो डिस्टेंस x था, यहां से यहां तक भाई साहब कुछ डेल्टा x ट्रेवल किए इसी फोर्स की वजह से, फिर ये क्या हुआ, ये कंप्रेस हो गए, अंदर की तरफ आ गए, फिर ये क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, अंदर की तरफ गए, इधर गए, पहले ही सिंपल ये थे, फिर आपने खींचा, फिर ये अंदर, तो ये अंदर की तरफ आए, अंदर की तरफ लगने लगा फोर्स, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो निगेटिव हो जाता है। तो हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है वर्क, हमें वर्क निकालना है, वर्क डन, इस सिस्टम की वजह से कितना वर्क आ रहा है मुझे वर्क निकाल के दे दो। तो वर्क के लिए हम करेंगे क्या, हमें फोर्स का पता होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है, इस केस में जो आप पे फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, माइनस के एक्स के बराबर फोर्स लग रहा है। तो वर्क निकालने के लिए करेंगे क्या, वर्क इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंटू डी एक्स कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, या हम अब इस टोटल इस डी डब्ल्यू को निकालने के लिए, वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, माइनस के को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका एक्स इंटू डी एक्स का, ठीक, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करेंगे किसी एक्स इनिशियल से किसी एक्स फाइनल तक। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, माइनस के बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू किसी एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक, तो वैल्यू मिलेगी आपको वर्क इज इक्वल टू हाफ के एक्स इनिशियल का होल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल का होल स्क्वायर। यही आपको टोटल वर्क डन मिलेगा किसमें, स्प्रिंग का। जो टोटल वर्क डन मिलेगा स्प्रिंग का वो क्या मिलेगा, हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर। भैया अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, दैट इज सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, हमेशा क्या होगा, सिस्टम कंजर्व होगा। ड्यू टू वर्क एनर्जी थ्योरम भी इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं, और उसी वर्क एनर्जी थ्योरम को हम पढ़ेंगे किसमें, हमारे एनर्जी वाले पोर्शन में। समझ आ रही है बात। अब ये पूरा प्रॉपर आगे पीछे करते 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 अगर जाएगा तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिस्टम के अंदर, स्प्रिंग के अंदर टोटल वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये बात एकदम ध्यान से रखिएगा। और ये जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन आपको बस इतना बताता है कि आप अंदर की तरफ जब जाएंगे, पीछे की तरफ, तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। उस फोर्स को अपन क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, जो हमारे सिस्टम के अंदर एनर्जी को डेवलप कर देती है। बस इतनी सी ही बात है। तो आई होप फटाफट नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे सवालों की तरफ। पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो बहुत ही आसान है भाई। अ गार्डनर पुश अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। देखो जिनको सवाल करना नहीं आता है, मैं उन्हें एक बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना भाई। जिन भी बच्चों को कोई भी सवाल करने नहीं आता है, आप ये देख लो कि दिया क्या है और निकालना क्या है। सबसे पहले पढ़ो द वर्क डन, मतलब वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस। बारिश हो रही है यार बहुत तगड़ी, ds cos थीटा या वर्क। तो आपको दे क्या रखा है, डिस्टेंस s की वैल्यू देखो सिंपल तुमको दे रखा है 20 मीटर। अप्लाई अ फोर्स ऑफ, ओ भाई साहब 20 kg वेट में दे रखा है, वेट में दे रखा है, समझे भाई।
फोर्स, तो इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो बड़ा ही आसान सॉल्यूशन है भाई। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना हो गया, 20 इंटू 9.8 इंटू 20, कॉस 60 की वैल्यू रख दीजिए, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए, जो भी वर्क डन आएगा वो आपका वर्क होगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है, एकदम दो कौड़ी का प्रॉब्लम, आप निकाल लेना आंसर। चलो अगला सवाल क्या कहता है, अ पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स डायरेक्शन। देखो ये सवाल क्या है, अ पार्टिकल्स, बड़ा ही सिंपल है, अ पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 से 5 मीटर, मतलब 0 से 5 मीटर चल रहा है, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अ फोर्स ये दे रखा है। ओ वाओ, अब आपको यहां जो देखो बच्चों समझो ध्यान से, जो फोर्स दे रखा है वो आपको किसके टर्म्स में दे रखा है, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, भैया इस टर्म में फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, और पूछ रहा है x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तक। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है भाई, बड़ा ही सरल सा सवाल है, सब लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स रख दीजिए, फोर्स की वैल्यू उठा के रख दीजिए, डिस्टेंस की वैल्यू लिमिट लगा दीजिए, कहां से, 0 से 5 तक की, फोर्स की वैल्यू अंदर रखिए और लिमिट लगा लीजिए, तो यू विल गेट योर आंसर। क्या कर पाओगे क्या, ये सभी बच्चा मुझे करके होमवर्क एकदम कमेंट में सभी लोग आंसर बताएंगे भाई, एकदम एकदम प्रोसेस बता दिया, लिमिट लगानी है 0 से 5, फोर्स की वैल्यू रखिए, इंटीग्रेट मार दीजिए। चले आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जेई मेंस का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है भाई, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, देखते हैं कुछ पीवाईक्यूज की सीरीज भी कर लें। कह रहा है अब फोर्स, अब कब का है ये क्वेश्चन, जेई में 2025-22, अच्छा 22 जनवरी, मतलब इसी ताजा ताजा पूछा गया है भाई। अ फोर्स ऑफ, फोर्स दे रखा है हमको 2i कैप प्लस bj कैप प्लस k कैप, अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इतना, मतलब i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b इफ द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज 0। ए भाई पहला कंडीशन याद करो कि भाई वर्क डन 0 हो रहा है, इसका मतलब कि ये वेक्टर इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनका a डॉट बी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो भाई फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, सबसे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट करा दे, f डॉट d करा दे ना, तो f क्या है, 2i कैप प्लस bj कैप प्लस k कैप डॉट i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, बस शानदार, इज इक्वल टू 0, तो 2 1 जा 2, 2 bj कैप माइनस प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 2b, 2 इंटू बी प्लस माइनस माइनस 1 k डॉट के 1, तो 2 माइनस बी बराबर 1, 2 माइनस बी, 2 माइनस बी माइनस 1, ये आ गया भाई, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 आ रहा है भाई, 0 की बात कही है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1 माइनस 2b, सही है। तो अगर हम इसको लिख दें 1 माइनस 2b बराबर 0, तो b बराबर 1/2, तो ऑप्शन में है क्या सर 1/2, आंसर खत्म। देखो क्वेश्चन का कंडीशन कहां दे रखा है, क्वेश्चन का कंडीशन इस लाइन में छुपा है, 0, जैसे ही इसने 0 बोल दिया तो इसका मतलब है कि a डॉट बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर दूसरे पे परपेंडिकुलर है, दे बोथ वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ दे आर परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आने की वजह से b की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, फटाक आंसर है भाई। चलो भैया अगला सवाल देखते हैं, अ ब्लॉक ऑफ मास इज, भाई फ्रिक्शन वाला सवाल, ये भी 22 को ही पूछा गया है जनवरी में, अरे वाह सेम डेट, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ मास 100 kg स्लाइड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इफ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 0.4
देन द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन है। क्या ही नहाती घटिया सवाल है यार, कोई भी कर लेगा यार, ये सवाल पूछ रहा है भाई जेई मेंस, तौबा तौबा। तो देखो ना, फ्रिक्शनल का फॉर्मूला क्या है, एफ बराबर, सॉरी, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ, अरे यार म्यू आर होता है ना, म्यू इंटू आर होता है, सिंपल। और वर्क इज इक्वल टू म्यू डॉट एम जी भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात भाई। मास दे रखा है, जी की वैल्यू पता है, डिस्टेंस दे रखा है, इनटू एस कर दो, वर्क हो गया। लो सब मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग आंसर आ ही जाएगा ना, कितना आएगा चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू मास कितना है 100 kg, जी की वैल्यू 9.8 और डिस्टेंस कितना है 10। सबको उठा के रख दीजिए, आंसर आएगा 3900, 3900 जूल है। यहाँ पे यूनिट लिखना भूल गए हैं सब लोग, टाइपर अंकल को सुधारना पड़ेगा। यह वर्क डन है, यूनिट चाहिए चाहिए, इतना जूल आंसर आएगा मेंस का सवाल। क्या सर ऐसे सवाल मेंस में आता है क्या, देखो आते हैं। और अगर यही सवाल तुमसे अगर पूछ लिया जाए किसी दो चार अच्छे सवाल के बीच में डाल दिया जाए ना ऐसा क्वेश्चन, तो आप कर वर नहीं पाओगे, ये मेरा चैलेंज है आपसे, ठीक है। तो ये लेक्चर यही समाप्त, इतना ही क्वेश्चन वर्क में आता है, अलग अलग केसेस पे बहुत सारे वर्क के प्रॉब्लम एनर्जी के टर्म्स में भी आपसे पूछे चलते हैं, ठीक है। पढ़ते रहो, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में रिवाइज करते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।